आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों। अपनी कहानी को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी एक बंदर की। एक खेती होती है मक्का। मक्का जानते होंगे, जिसे अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई उसको भुट्टा कहता है, हमारे यहाँ उसे कुकड़ी कहते हैं। कहते हैं कि एक बंदर एक मक्के के खेत में घुसा और मक्के के खेत में घुसने के बाद स्थिति ये हुई कि उसने एक कुकड़िया एक भुट्टे को तोड़ा और अपनी बगल में दबा लिया। बंदर का लालच बढ़ता गया। बंदर ने सोचा कि पूरे ही क्यों ना पूरे के पूरे खेत को अपनी बगल में मैं ले लूं। और वो आखिरकार जब अगले पेड़ पर पहुंचा तो फिर से भुट्टा, या जिसे हमारे यहाँ कुकड़ी कहते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश की। और तोड़ने के चक्कर में तो उसकी बगल खुली, पहली वाली जो भुट्टा या कुकड़ी थी वो नीचे गिर गई। इस तरीके से बंदर पूरे के पूरे खेत को तोड़ता रहा। बंदर को यह एहसास था कि पूरा का पूरा खेत उसकी बगल में आ चुका है, लेकिन उसे यह नहीं पता थी कि बगल में केवल एक भुट्टा रह गया है, उसके एक कुकड़ी। कौन है ये बंदर? मेरे प्यारे साथियों, ऐसी कुछ कहानी पाकिस्तान को बनाने वाले हुक्मरानों ने रची। लालच इतना ज्यादा कि नैतिकता और अनैतिकता के सारे दायरों को भूलते हुए कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र कब्जा सकें, जनता इच्छा रखती हो या ना रखती हो, भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश की गई। मैं यहां किसकी तुलना कर रहा हूं? कौन है ये शख्स? आप सभी जानते हैं, वो जिन्हें पाकिस्तान बनाने का श्रेय दिया जाता है। उनकी कहानी इसी बंदर से मैच भी खाती है कि जिस बंदर को लग रहा था कि सब कुछ उसके पास है, लेकिन बचा कुछ नहीं था, केवल एक भुट्टा या एक कुकड़ी ही उसके बगल में थी। आज की जो बात है, उस बात की शुरुआत करूंगा मैं पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता बलूच साहिबा, जिन्होंने कहा है कि जूनागढ़ पर भारत का कब्जा अवैध है। बहुत अच्छे। पाकिस्तान में क्या हालात हैं आप सभी जानते हो। इनको ऐसा लगता है कि अपने क्षेत्र, अपने यहां जो विवाद चल रहे हैं, अपने यहां जो मसले उठ रहे हैं, उनको दबा दो, ध्यान डाइवर्ट कर दो, कहीं और ले जाओ। मतलब बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी है कि बलूचिस्तान आज के बाद आजाद है। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि बहुत जल्दी पाकिस्तान के हालात ये हैं कि वो टूट जाएगा। मॉल खुला, लूट कर ले गए लोग। पैसा देने को, मतलब ना तनख्वाह देने को है ना खर्चा करने को। और रही सही कसर इमरान खान के समर्थकों ने पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को जेल से नहीं छोड़ा गया तो वो 2 हफ्ते में अपने आप जेल से छुटा के जाएंगे। लगभग इमरजेंसी और कर्फ्यू जैसे हालात हैं। और ये कोई वैसे पाकिस्तान में नई बात है भी नहीं। मैं अपने मुद्दे पर वापिस आता हूं। मेरे प्यारे साथियों, भारत, ये जूनागढ़ की स्थिति है। जूनागढ़ कहां पड़ता है? जूनागढ़ और मंडवार, ये आप देख सकते हो, अरब सागर है, इधर ये खंबात की खाड़ी है। ये जूनागढ़ रियासत थी, जिससे बहुत दूर पाकिस्तान है। दूर पाकिस्तान है, लेकिन नवाब के दिल के ज्यादा नजदीक था और वो पाकिस्तान में अपना विलय चाहते थे। कौन थे नवाब? कुत्ता बैठा देख रहे हैं, नवाब महावत खान साहब। जूनागढ़ रियासत पर बॉबी राजवंश का शासन हुआ करता था। जिस समय भारत आजाद हुआ, उस समय जूनागढ़ रियासत जो है बॉबी राजवंश के अधीन आती थी। इसी बॉबी राजवंश के महावत खान तृतीय साहब जो थे, वो यहाँ के नवाब हुआ करते थे। 15 अगस्त की तारीख आई। 15 अगस्त की तारीख को भारत आजाद हुआ। भारत आजाद हुआ। आजादी के समय महावत खान यूरोप में छुट्टियां बना रहे थे। मतलब पैसे वाले शख्सियत हैं तो क्या मतलब है जनता है, भारत में क्या स्थिति चल रही है उन्हें कोई मतलब नहीं है। लोग ये कहते हैं कि इलाज कराने गए थे। जैसे ही ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, ब्रिटानी हुकूमत ने भारत की रियासतों को 3 ऑप्शन दिए। पाकिस्तान चले जाएं, भारत में आ जाएं, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। बहुत सारी रियासतें शामिल हो गई थी। आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो, इस मैप में आप देख सकते हो, ये जूनागढ़, ऊपर जम्मू कश्मीर और नीचे हैदराबाद। ये 3 रियासतें बड़ी थीं और बड़ी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा सिर दर्द का विषय बनी हुई थी, क्योंकि इनको छोड़ा नहीं जा सकता था। इनमें से कुछ लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी कि अगर पाकिस्तान में चले जाएं तो मतलब हमारे लिए आने वाले समय में, जो आज तक का भी समय है, बहुत सारी रणनीतिक समस्याएं पैदा हो सकती थी। उन्हीं में से एक थी जूनागढ़। जूनागढ़ का नवाब महावत खां बहुत ज्यादा प्रेम रखता था पाकिस्तान के प्रति। ठीक है। अब 15 अगस्त को जैसे ही हम आजाद होते हैं, मैंने बताया कि साहब ब्रिटानी हुकूमत ने देशी रियासतों को 3 ऑप्शन दिए। उसमें से इस कानून को, या इस जो तथ्य है, या ये जो फैक्ट है, ये जो कानून उनका था, ये प्रावधान जिसे कहोगे आप, ये लैप्स ऑफ पैरामाउंसी कहते हैं। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी कि मर्जी करे स्वतंत्र रह जाइए, मर्जी करे भारत चले जाइए, मर्जी करे पाकिस्तान चले जाइए। जूनागढ़ का जो नवाब है महावत खान साहब उस समय यूरोप में थे, लेकिन इनके एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, शाहनवाज भुट्टो। भुट्टो शब्द सुन के कुछ याद आ रहा होगा। क्या कह रहे हो गुरुजी, कहानी भी तो भुट्टे से ही शुरू की थी। नहीं, इस भुट्टो का और इस भुट्टो में कोई ऐसा मेल नहीं है। ये वही भुट्टो हैं जिनका परिवार आज पाकिस्तान में प्रॉपर एक्टिव है। नवाब एक महज कठपुतली था। शाहनवाज भुट्टो जो जिन्ना के बहुत करीबी और मुस्लिम लीग के बड़े अच्छे नेता हुआ करते थे, ये 1947 के दौर में जूनागढ़ के प्रधानमंत्री बने और इनकी अंदर खाने इच्छा थी कि पूरी तरीके से जूनागढ़ को पाकिस्तान में ले जाया जाए। बहुत अच्छी बात है। क्यों? अब
क्योंकि मैंने बताया कि ये जिन्ना के करीबी हैं, लेकिन आपको जूनागढ़ की डेमोग्राफिक कंडीशन समझिए। जूनागढ़ में 80 से 85% आबादी हिंदू थी, तो ऐसी स्थिति में कोई मतलब नहीं बनता अगर जिन्ना की टू नेशन थ्योरी का बेस भी देखा जाए। तो जिन्ना साहब क्या कहते थे कि भैया बात ऐसी है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनको मिला के पाकिस्तान बना दो। तो जूनागढ़ तो हिंदू बहुल है, तो पाकिस्तान में जाने का कोई मतलब पैदा नहीं होता। जिन्ना जूनागढ़ में क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे थे, इस राज को मैं आगे खोलूंगा, बने थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए कि क्यों इतना इंटरेस्ट वो दिखा रहे थे। असल में इट इज ए टाइप ऑफ ब्लैकमेलिंग। क्या थी ब्लैकमेलिंग, बताते हैं। अब जब जैसे ही, क्योंकि ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वहां के प्रधानमंत्री बनने के साथ इन्होंने पूरा मन बना लिया कि हम कहां जाने वाले हैं, पाकिस्तान के साथ। 15 अगस्त को आजादी की घोषणा हुई और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं, और साथ में पाकिस्तान को यह मैसेज भी दे दिया कि जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान में जाने का इच्छा रखती है। कहां थे महावत खान? महावत खान को कोई चल नहीं रही थी, और पूरी तरीके से शहनवाज भुट्टो के हाथ में सारी कहानी आ जाती है। फिर क्या होता है साहब, उस समय गृह मंत्री थे सरदार पटेल साहब। सरदार पटेल साहब समझ गए थे कि शहनवाज भुट्टो साहब हैं, उनके इरादे ठीक नहीं है, वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। यही वो समय है जब कश्मीर को लेकर भी धीरे धीरे विवाद उठना शुरू हो गया था। फाइनली क्या बात लेकर आए, जो पटेल साहब थे उन्होंने कहा कि आप एक बार भुट्टो से जाकर मिलिए, बल्कि भुट्टो से नहीं, आप नवाब से जाकर मिलो कि भाई 85% हिंदू आबादी लेकर आप क्यों पाकिस्तान जाना चाहते हो, कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप ये कहते हो कि ठीक है, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का ऑप्शन आपको पाकिस्तान जाने की देता है इजाजत, लेकिन जिन्ना साहब की टू नेशन थ्योरी भी तो कोई मतलब नहीं है। देखिए, कुछ लोग कहेंगे साहब साहब क्यों कह रहे हो, देखो ठीक है, हम तो एक ऐसे शख्स हैं जो सबको सम्मान देते हैं, और ये हमारी संस्कृति भी है, हमें उनके तरह बिहेव नहीं करना, फिर उनमें हमें कोई अंतर नहीं जाएगा। तो जिन्ना जो थे उन्होंने कहा कि भाई साहब टू नेशन थ्योरी का आधार मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है। क्या था मसला, बीपी मेनन साहब पटेल साहब के कहने पर कहां जाते हैं, पटेल साहब के कहने पर जूनागढ़ गए। जूनागढ़ गए, उन्होंने कहा कि मुझे महावत खान साहब से मिलना है, जो उस समय तक यूरोप की छुट्टियों से वापस आ चुके थे। नहीं मिलने दिया गया, और गोल मटोल जवाब किन्होंने दिए, शहनवाज भुट्टो ने। उनको उम्मीद थी कि बहुत जल्दी पाकिस्तान से मदद आएगी, हम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे और मुझे वहां जाकर पूजा जाएगा, जैसा कि मैंने हैदराबाद वाले केस में बताया था कि जैसा कि हैदराबाद के नवाब को उम्मीद थी, है ना कि वहां पर जाकर उसका बहुत मान सम्मान होगा। कासिम रिजवी को उम्मीद थी, ऐसा ही साथ शहनवाज भुट्टो को भी ये लग रहा था कि मैंने तार भेज दिया है, पाकिस्तान की तरफ से जवाब आना बाकी है, हम पाकिस्तान में शामिल होने जा रहे हैं। तो वीपी मेनन साहब को नवाब से मिलने ही नहीं दिया गया। वैसे ये नवाब भी कम रुचिकर नहीं है। नवाब के बारे में कहा जाता है, इनका जो राजवंश था वो बॉबी है। इनके बारे में यह बात बड़ी फेमस है कि ये कुत्तों से इतना प्यार करते थे कि 700-800 कुत्ते पालते थे। कुत्ते प्रेम करना कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई बुरी बात, ठीक है आप करिए, लेकिन माना यह जाता था कि जनता भूखी मर सकती थी, कुत्तों की शान और शौकत पे कोई कसर नहीं होती थी। एक समय तो रोचक वाकया यह भी है कि जूनागढ़ के इस नवाब महावत खान ने एक कुत्ते की शादी कराई, और जब कुत्ते की शादी कराई तो उस दिन ऑफिशियल छुट्टी डिक्लेयर कर दी, ठीक है। और अभी देखिए, जब ये नवाब यहां से छोड़ के जाने को मजबूर हो जाएंगे तो कहते हैं कि जहाज में केवल उतनी ही जगह थी, या तो बेगमें आ सकती थी या कुत्ते आ सकते थे। नवाब ने साफ कर दिया कि बेगमें चाहे छुट जाएं, कुत्ता कोई नहीं छुटना चाहिए। वो अपने कुत्तों को लेकर गया, जबकि बेगमों को यहीं छोड़ गया। ऐसे भी कहानियां, किस्से इस नवाब के बारे में सुने जाते हैं। बहरहाल मुद्दे पर वापिस आओ, तो वीपी मेनन साहब को मिलने नहीं दिया गया। शहनवाज भुट्टो ने गोल मटोल जवाब दिए, जिसका सीधा अर्थ था कि इन्होंने जो प्रपोजल पाकिस्तान को भेजा है ये उसका इंतजार कर रहे हैं। अब बिल्कुल स्थिति असहनीय हो गई, स्थिति एकदम असहनीय हो गई। सरदार पटेल साहब ने, एक गांधीवादी नेता जो जूनागढ़ और काठियावाड़ इलाके में थे, उच्चंग राय नवल शंकर ढेवर जी, उनसे कहा कि साहब ऐसा है कि तुम जनता को लेकर सत्याग्रह करो। आपका पहला सवाल, गुरुजी ऐसा भी तो हो सकता है कि पटेल जी सीधा कोई कार्रवाई करते नहीं, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का जो नियम था वो आड़े आ रहा था, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का नियम आड़े आ रहा है, डायरेक्ट इंटरफेयर करने कोई मतलब नहीं होता है। हां, जनता ही बहुत ज्यादा इसमें एक्टिव हो जाए तो फिर ऐसे ही हालात पैदा हो जाएंगे जैसे हैदराबाद वाले केस में थे, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी तक जूनागढ़ की तरफ से कुछ ऐसी बात निकल कर नहीं आ रही थी, तो डेवर साहब से कहा गया कि आप सत्याग्रह शुरू करो। उसी बीच काठियावाड़, जूनागढ़ इलाके के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं बंबई में, क्योंकि उस समय बंबई प्रांत का यह हिस्सा था, और एक सरकार बनाई गई जिसे आरजी हुकूमत कहते हैं। क्या कहते हैं? जूनागढ़ आरजी हुकूमत। क्या थी आरजी हुकूमत? ये एक प्रकार की समांतर सरकार थी जो महावत खान की सरकार को मानने को तैयार नहीं थी कि भाई आपका फैसला है लेकिन जाना हमें है। जनता, मैंने बताया कि 80 से 85% हिंदू थी, तो
इसी जनता के कुछ गणमान्य लोगों में, जैसे में श्यामल दास गांधी जी थे, इन सब लोगों ने मिलकर एक सरकार बना दी, आरजी हुकूमत, जिसे जूनागढ़ आरजी हुकूमत कहा जाता है। और उन्होंने साफ कर दिया कि अब हम धीरे धीरे जूनागढ़ को अपने कब्जे में ले लेंगे। अगला प्रश्न, पटेल जी कहां इसमें? मैंने कहा कि नियम आड़े आ रहा है, पटेल जी इस केस में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा पटेल जी चाह रहे थे कि एक बार थोड़ी सी चीजें हो जाने दीजिए। नवाब जूनागढ़ में मौजूद हैं, यूरोप से वापस आ चुके हैं, और जूनागढ़ आरजी हुकूमत का लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और इस आरजी हुकूमत ने जूनागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत सारे इलाकों पर कब्जा करते ही चले गए। अब नवाब घबरा जाता है। बात याद रखने की यह है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी कोई सेंशन लेटर नहीं आया है कि भाई साहब हां हम जूनागढ़ के विलय को अपने अंदर बर्दाश्त करेंगे, मतलब अपने अंदर हम लेने जा रहे हैं जूनागढ़ को। महावत खान जूनागढ़ को छोड़कर चले जाते हैं। वही कहानी जो मैंने आपको बताई कि वहां से गए थे, किस्सा ये आता है कि कुत्तों को ले गए, पत्नियों को छोड़ गए, चले जाते हैं। यहां कौन बचे? शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो साहब पर इस आरजी हुकूमत का लगातार दबाव बढ़ता रहा। शहनवाज साहब ने एक छोटी सी सेना तैयार करके इस आरजी हुकूमत से थोड़ा सा लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन बिल्कुल असफल प्रयास हुआ, कोई उसका सॉल्यूशन निकला नहीं। दबाव बढ़ते बढ़ते ये बात साफ हो गई और उन्होंने कहा, किन्होंने? आरजी हुकूमत, शहनवाज भुट्टो साहब ने, कि देखो जिन्ना साहब, हम आपको एक बात बता दें, क्योंकि जहां जूनागढ़ है, जूनागढ़ को ध्यान से देखिए आप, तो जूनागढ़ की स्थिति ऐसी है कि भारत के पर यह जमीनी रास्ते से घिरा हुआ है, इस तरीके से, यहां से तो खादान सब कुछ इसी जमीनी रास्ते से जाता था, और इसी रास्ते को ब्लॉक कर दिया किसने? आरजी हुकूमत ने। आरजी हुकूमत और भारत सरकार ने भी कह दिया कि भाई साहब हम शहनवाज भुट्टो के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं रखेंगे। तो किसी प्रकार का खाना दाना सब बंद कर दिया गया, पैसे खत्म हो गए, पाकिस्तान से कोई जवाब आ नहीं रहा है। इसी क्रम में जो शहनवाज भुट्टो थे, उन्होंने लिखा किसको? जिन्ना साहब को, कि देखो भैया जिन्ना जी ऐसी है बात कि जिन्ना ने लिखा कि यहां के मुसलमानों को पाकिस्तान में कुछ दिख नहीं रहा है, आर्थिक स्थिति खराब है, फंड खाली हो चुके हैं, नवाब हमारा भाग चुका है। मजबूर होकर भुट्टो 8 नवंबर 1947 को फिर एक फैसला करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आरजी हुकूमत को नहीं सौंपूंगा जूनागढ़, मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस पर कब्जा कर ले। जैसे भारत सरकार की ये बात कहते हैं, उसके प्रस्ताव को तत्काल भारत सरकार ने स्वीकार किया, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री कह रहा है। अब प्रश्न क्या आता है, इस बात को थोड़ा सा समझिए कि क्या सर जवाब वास्तव में नहीं आया था? सितंबर का महीना था, सितंबर के महीने में 1-1.5 महीने बाद, ये 1947 की घटना है, 1-1.5 महीने बाद क्या होता है? पाकिस्तान का जवाब आता है और वो जूनागढ़ का विलय को स्वीकार कर लेते हैं। अब आप एक चीज समझिए, जब जूनागढ़ के विलय को वो स्वीकार कर लेते हैं तो जूनागढ़ की आबादी तो हिंदू है, तो क्यों स्वीकार करेंगे उसको? असल में जूनागढ़ को लेकर पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग करने के मूड में था। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है जूनागढ़ में, ठीक है, उसका इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जूनागढ़ के विपरीत स्थिति है। जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो आबादी मुस्लिम है, राजा हिंदू था। यहां देखा जाए राजा हिंदू है, आबादी राजा मुस्लिम है, आबादी हिंदू है। तो अगर हम ये कह दें कि जिन्ना साहब या जिन्ना जी या मिस्टर जिन्ना कि आपकी टू नेशन थ्योरी के हिसाब से जूनागढ़ आपका नहीं है, तो वो कहे, फिर वो ये कटाक्ष कर सकते थे, ये तर्क दे सकते तो कि इस हिसाब से तो जम्मू कश्मीर भी आपका नहीं है। मतलब ये कि जिन्ना ने ये दिमाग लगाया कि अगर मुझसे जूनागढ़ छोड़ने को कहा जाएगा हिंदू आबादी की मेजोरिटी होने के कारण, तो मैं मुस्लिम आबादी की मेजोरिटी होने की वजह से कश्मीर को बोल दूंगा कि आप कश्मीर छोड़ दो। ब्लैकमेलिंग कहानी उस बंदर की मैंने आपको बताई थी जो सब कुछ अपने हाथ में हासिल करना चाहता था, लेकिन बाद में बचा उसके पास कुछ नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इस कहानी में किसको किसकी उपमा दी है। सब कुछ हैदराबाद वाले केस में मुंह की खाई, हालांकि हैदराबाद वाले केस में तो आपकी इनकी डेथ ही हो गई थी, तो कोशिश पूरी की, मिला वो भी नहीं। इधर जूनागढ़ पे भी नीयत है, जम्मू कश्मीर पे भी नीयत है। चलिए साहब आगे चलें। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आरजी हुकूमत को तो मैं नहीं दूंगा, अब मेरी मजबूरी यह है कि पाकिस्तान से तो कोई मदद आ नहीं रही है, और जो लेटर आया है इस लेटर का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि अब चूंकि मैं हूं प्रधानमंत्री, मैंने ही आपको इंटरेस्ट शो किया था कि साहब मुझे पाकिस्तान में ले जाओ आप। अब मैं पाकिस्तान जाने का इच्छुक नहीं रखता, मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस पर कब्जा कर ले, आरजी हुकूमत ना करे। तो ऑब्वियस बात है, अब तुमने ऑफर दिया है, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का जो इंटरफेयर ना करने वाली बात थी अब यहां लागू नहीं होती, क्योंकि आपने ऑफर दे दिया है।
है ना। हालात किसने पैदा किए? आरजी हुकूमत ने, फिर जनता भी थोड़ी सी भारत के पक्ष में सारे ही थे, तो ऐसी स्थिति में इधर से ऑफर आया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली होता क्या है, 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। जूनागढ़ प्रसन्न दिवस 9 नवंबर को मनाता आ भी रहा है, ठीक है। ये हैं शहनवाज भुट्टो साहब। अब क्या होता है आगे समझिए, लेकिन बात अभी अधूरी सी थी, बात अभी अधूरी सी थी। कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने पटेल जी को ये सुझाव दिया कि देखो कायदे से तो आ गया है, ठीक है, एक दो चीजें पंगा फंसेंगी। पहला पंगा क्या है कि इन्होंने भी, पाकिस्तान ने भी लेटर भेज दिया, जिन्ना भी ने भी लेटर भेज दिया कि हम एक्सेप्ट करते हैं। तुम एक काम करो, इनकी इच्छा से तो आ ही गए हो, आप लगे हाथ एक जनमत संग्रह भी करा लो जूनागढ़ में कि जनता कहां आना चाहती है, तो फिर आपका पक्ष थोड़ा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि यह बात तो पक्की है, उस कागज के आधार पर जिन्ना साहब इसको यूएनओ में जरूर लेके जाएंगे। लेकिन फिर भी आप जनमत संग्रह करा लीजिए। जनमत संग्रह होता है फरवरी में, 9 नवंबर 1947 जूनागढ़ रियासत का विलय होता है। फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया और इसमें जूनागढ़ के लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में कुल 91 वोट दिए, ठीक है, और जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन जाता है। देखिए साहब, ये उस दिन की कुछ तस्वीरें, जब जनमत संग्रह हुआ, जनमत संग्रह के बाद लोगों ने किस तरह की खुशी मनाई। अब क्या है, दोनों हुक्मरान पाकिस्तान जा चुके थे, शहनवाज भुट्टो और उधर कौन जा चुके हैं, महावत खान। महावत खान के वंशजों का क्या हुआ ये आप जरूर जानना चाहेंगे। महावत खान के वंशजों की बहुत बुरी भी थी, उन्हें जो मान सम्मान पाकिस्तान से वो उम्मीद कर रहे थे ऐसा उन्हें कुछ नहीं मिला। जबकि शहनवाज भुट्टो साहब चूंकि मुस्लिम लीग के भी नेता थे और सिंध के लड़काना प्रांत में बताया जाता है कि लाखों एकड़ जमीन के वो जमींदार थे। इन्हीं का परिवार थे, है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो, शहनवाज भुट्टो के बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो, जो भारत प्रधानमंत्री बनते हैं। और उन्हीं के समय में 65 का युद्ध भी लड़ा गया था, थोड़ा जान लीजिए। 65 का युद्ध इन्हीं के समय में लड़ा गया, जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर कहा जाता है ना, जिसने भारत पर जो नापाक इनके इरादे थे वो फेल किए हमने। आप सभी जानते हैं, परमवीर चक्र जीते अब्दुल हमीद, ठीक है। 1965 के युद्ध के बाद जब सीज फायर हुआ, अयूब खान आए, सीज फायर होता है और ताशकंद में एक समझौता हो जाता है। ताशकंद में जब समझौता हुआ, इन्होंने, जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने, इस ताशकंद समझौते का बहुत विरोध किया। लेकिन कहा जाता है कि इनकी सियासत कुछ इस प्रकार की है कि समय समय पर विचार पलटना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1972 का साल आता है, 72 के साल में इंदिरा भारत आए, शिमला समझौता किया। लेकिन बाद में अपने देश जो यहां आकर बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत अच्छी बातें कि हम शांति चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। पाकिस्तान जाते ही जैसे ही उन्होंने वोट बैंक की राजनीति शुरू कर दिया, एक तरफ मानवता के मसीहा बनने की कोशिश भारत में और पाकिस्तान में जाती वही वोट बैंक की राजनीति कि जम्मू कश्मीर को लेकर मैंने कोई समझौता नहीं किया है। इसी बीच भारत सरकार अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, वो फेमस कोटेशन कि हमारे पास बम नहीं है, हम घास खा लेंगे लेकिन अब हम परमाणु बम बनाएंगे। क्या होता है, इनको पाकिस्तान के तानाशाह द्वारा इनको बाद में फांसी दे दी जाती है। इनके बारे में एक बड़ी बात फेमस है कि जो यूनाइटेड नेशन यूएनओ में ये एक बार गए थे, तो जो सीज फायर हमने किया था पाकिस्तान के साथ 65 में, उसकी फोटो, मतलब उसके जो कागज थे उसको इन्होंने फाड़ दिया था। 71 की बात, फिर 72 में शिमला में समझौता, फिर वहां जाते कहते हैं कि कश्मीर को लेकर कोई बात नहीं हुई। 74 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ हमारा, इन्होंने कहा कि घास खा लेंगे, परमाणु बम जो है बिल्कुल बनाएंगे, खाइए घास। कई बार मुंह की निकली हुई बातें सच हो जाती हैं, वो घास ही तुम आज खा भी रहे हो और वही घास खाने की नौबत भी है आने वाले समय में, जैसे हालात चल रहे हैं। उसके बाद बेनजीर भुट्टो, जो इनकी बेटी हैं, आप सभी जानते हो, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नेता रही और 2007 में एक सुसाइड बॉम्बर द्वारा वहां पे इनकी रैली में हमला होता है और इनकी मौत हो जाती है। पड़ोस में देख रहे हैं, उनको आप सब जानते हैं, बिलावल भुट्टो हैं, ये बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बड़े फेमस नेता हैं। वर्तमान का मामला क्या है, वर्तमान के मामले में उसी कागज को आधार बनाकर जिसमें इन्होंने जूनागढ़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, जूनागढ़ को हम पाकिस्तान में एक्सेप्ट करते हैं। जब शहनवाज भुट्टो साहब हमें सौंप दिया, जनमत संग्रह हमने करा लिया, उन्होंने कहा कि ये तो इलीगल है। जब हमने एक्सेप्ट कर लिया था तो जूनागढ़ को अब हमारा ही होना चाहिए। कैसे हो, जबरदस्ती कर लोगे क्या? बात कुछ ऐसी ही है, खाली इंसान कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ के सिया कर। तो जब कपड़े उधेड़ के सिया कर तो यही हो रहा है इनके साथ। अब उस कागज को लिए ये पूरी यूएनओ में घूमते हैं, जैसे कश्मीर को लेकर घूमते हैं, वही कागज लेकर कि जूनागढ़ पर भारत का अवैध कब्जा क्या है। अपने यहां से ध्यान भटकाओ, बलूचिस्तान में मैंने बता दिया आजादी की घोषणा हो चुकी है, पैसे सरकार के फंड में नहीं है, कर्ज इन्हें मिलना नहीं है, लोन की किस्त जा नहीं रही है, ठीक है। और इन एक मॉल में जो घटना जब देख रहे हो, ऐसे टूटे जैसे, मतलब क्या लोग हैं, कुछ लोग बोलेंगे आतंकवादी लूट कर ले गए। भाई साहब, जैसे आपके हालात हैं ना, आपने आवाम को ही लगभग
मैं क्या बोलूं, मैं अपने मुख से वो शब्द निकालना नहीं चाहता। आपकी आवाम जस्ट बिहेव लाइक दैट, है ना। मिलिटेंसी आपके खून में आ चुकी है ना। अभी असीम मुनीर साहब कह भी रहे थे कि हम ये स्वीकार करते हैं कि कारगिल में हमने हजारों सैनिकों ने कुर्बानी दी। हे मिस्टर, आप क्या हैं, है ना। आप जब हम कह रहे थे कि पाकिस्तान की सेना जो है घुस आई है, इन्फिल्ट्रेट कर गई है जम्मू कश्मीर में, तो पता क्या कहता था पाकिस्तान कि नहीं नहीं नहीं, ये कश्मीर में आज़ादी चाहने वाले लोगों का जंग है। अब वो कश्मीर की आज़ादी चाहने वाले लोग कैसे सैनिक में कन्वर्ट हो गए, तो असीम मुनीर साहब हमें बताएं। बहरहाल हालात बहुत खराब हैं मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं जूनागढ़ विलय की इस दिलचस्प कहानी को सुनने के बाद आपको पता चला होगा कि ये कितने इलॉजिकल बातें करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी। बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।